क्या आपकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, फिर भी बिना वजह पेट में गैस, कभी नौसिया और कभी ऐसा फील होता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है? ज्यादातर लोग इसे ओवरथिंकिंग कहकर टाल देते हैं, खुद को समझाते हैं ये बस दिमाग का वहम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिर्फ दिमाग का इशू नहीं है, असल में ये माइंड और गट के बीच चल रही एक कंटिन्यूअस बायोलॉजिकल कॉन्वर्सेशन का नतीजा है। और यहाँ पर 90% लोग गलत जगह सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तुम्हारा गट सिर्फ खाना पचाने का सिस्टम नहीं है, वो स्ट्रेस, इमोशंस और सेफ्टी सिग्नल्स को भी प्रोसेस करता है। कई बार जो बात माइंड्स वर्ड्स में नहीं कह पाता, वही बात शरीर, खास करके गट, सिम्टम्स के जरिए बोलने लगता है। ज्यादातर लोगों को लगता है अगर गट खराब है तो जरूर कुछ गलत खा लिया होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सच ये है कि हर गट की प्रॉब्लम डाइट से नहीं आती और हर बेचैनी सिर्फ दिमाग में नहीं पैदा होती। कई बार स्ट्रेस, फियर और दबे हुए इमोशंस सीधे गट के सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए सिर्फ डाइट सही करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कई बार उल्टा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है और फिर गट वही डिस्टरबेंस सिग्नल्स के जरिए दिमाग तक भेज देता है। यहीं से एक लूप बनता है। गट अनईजी होता है, दिमाग अलर्ट हो जाता है, दिमाग अलर्ट होता है तो गट और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसलिए ये कहना कि पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा, अक्सर काम नहीं करता, क्योंकि सिस्टम को लेक्चर नहीं, सिग्नल चाहिए। इशू सोच में नहीं, पूरे माइंड बॉडी सिस्टम की कम्युनिकेशन में होता है। मॉडर्न बायोलॉजी बताती है कि हमारे गट के अंदर पूरा एक इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम होता है, जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम इतना ऑटोनमस है कि कई बार दिमाग से पूछे बिना ही रिएक्ट कर लेता है। इसलिए जब कोई सिचुएशन अचानक से अनकंफर्टेबल लगती है तो गट पहले सिकुड़ता है, फिर दिल तेज धड़कता है और उसके बाद थॉट आने शुरू होते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये शरीर का डिजाइन है। इसी डिजाइन की वजह से लोग गट को सेकंड ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सिग्नल रिसीव नहीं करता, ये सिग्नल भेजता भी है। और यही कारण है कि गट फीलिंग सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि एक रियल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होती है जो वर्ड्स से पहले एक्टिवेट हो जाती है। अब सवाल ये है, अगर गट और माइंड आपस में बात करते हैं तो ये बातचीत कैसे होती है? ये कोई इमेजिनरी कनेक्शन नहीं है, इसके पीछे क्लियर बायोलॉजिकल पाथवेज हैं। सबसे पहला रास्ता नर्व्स का है, खासकर वेगस नर्व। ये नर्व गट से दिमाग तक लगातार सिग्नल भेजती रहती है और बॉडी की इंटरनल स्टेट को रिपोर्ट करती है। दूसरा रास्ता हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर्स का है। जब गट लंबे समय तक अनकंफर्टेबल रहता है तो वो ऐसे सिग्नल्स रिसीव करता है जो दिमाग को कंटिन्यूअस अलर्ट मोड पर डाल देते हैं। तीसरा रास्ता इम्यून सिग्नल्स का है। अगर गट के अंदर इन्फ्लेमेशन या इम्बैलेंस होता है तो बॉडी उसे पोटेंशियल थ्रेट की तरह इंटरप्रेट कर सकती है। एक जरूरी बात यह है कि इस कम्युनिकेशन में सिग्नल्स दोनों तरफ चलते हैं, लेकिन ज्यादातर एवरीडे सेंसेशंस और डिस्कम्फर्ट के सिग्नल गट से दिमाग की तरफ आते हैं। कई बार दिमाग एंजाइटी क्रिएट नहीं करता, वो बस शरीर से आए हुए मैसेज को पढ़ रहा होता है। जब स्ट्रेस छोटा और टेम्परेरी होता है तो शरीर उसे संभाल लेता है, लेकिन जब स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहता है तो बॉडी एक अलग ही मोड में चली जाती है। इस मोड में शरीर ये मान लेता है कि खतरा अभी भी मौजूद है, और जब बॉडी डेंजर एक्सपेक्ट करती है तो डाइजेशन उसकी प्रायोरिटी नहीं रहती, सर्वाइवल ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए ब्लड फ्लो गट से हटकर लंग्स और मसल्स की तरफ रिडायरेक्ट होने लगता है। इसका असर ये होता है कि गट का काम स्लो पड़ जाता है, एसिड और मूवमेंट का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है और सिम्टम्स दिखने लगते हैं। यही वजह है कि कई बार खाना वही होता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, लेकिन गट फिर भी रिएक्ट करता है, क्योंकि इशू खाने में नहीं, उस स्ट्रेस में होता है जो शरीर अब तक प्रोसेस नहीं कर पाया। अब यहाँ एक और लेयर जुड़ती है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है,
हमारे गट के अंदर मौजूद माइक्रोबियोम, हमारे गट के अंदर अरबों बैक्टीरिया रहते हैं और ये पैसिव नहीं होते। ये बैक्टीरिया केमिकल बनाते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं और बॉडी के मूड, एनर्जी और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए मूड से जुड़े कई इंपॉर्टेंट मैसेंजर्स का बड़ा हिस्सा गट के एनवायरनमेंट से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर मूड से जुड़ा इशू गट से ही आता है, लेकिन ये जरूर समझ में आता है कि गट की स्टेट दिमाग की सेंसिटिविटी को अफेक्ट कर सकती है। जब स्ट्रेस, इरेगुलर रूटीन या इमोशनल दबाव से ये इंटरनल इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है तो उसका असर सिर्फ डाइजेशन तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरी मेंटल स्टेट पर दिख सकता है। इसलिए गट हेल्थ सिर्फ गट की बात नहीं है, वो इमोशनल बैलेंस और मेंटल क्लैरिटी की भी बात है। अब एक सवाल नेचुरली आता है, अगर गट और ब्रेन इतना कनेक्टेड हैं, तो ये सेंसिटिविटी कुछ लोगों में ज्यादा क्यों दिखती है? अक्सर इसका जवाब करंट सिचुएशन में नहीं, पुराने पैटर्न्स में छुपा होता है। जब कोई इंसान लंबे समय तक इमोशनल प्रेशर, फियर या अनप्रिडिक्टेबिलिटी में रहता है, तो बॉडी एक चीज सीख लेती है, हमेशा अलर्ट रहना। ये लर्निंग सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहती, ये पूरे नर्वस सिस्टम में, खासकर गट ब्रेन एक्सिस में धीरे धीरे स्टोर हो जाती है। इसलिए कई बार खतरा भी चला जाता है, लाइफ भी स्टेबल हो जाती है, लेकिन बॉडी अभी भी रिएक्ट करती रहती है। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये स्टोर्ड रिस्पॉन्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा वीक या सेंसिटिव हैं, इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम बहुत कुछ झेल चुका है और उसने खुद को बचाने का एक तरीका सीख लिया है। जब बॉडी किसी भी लेवल पर खतरा एक्सपेक्ट करती है तो डाइजेशन ऑटोमेटिकली डाउन शिफ्ट हो जाता है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये बायोलॉजी है। इसलिए इफेक्टिव हीलिंग का पहला स्टेप गट से शुरू नहीं होता, सिग्नल सिस्टम से शुरू होता है। और बॉडी के लिए सबसे पावरफुल सिग्नल होता है सांस का पैटर्न। जब सांस तेज, उथली और इरेगुलर होती है तो नर्वस सिस्टम उसे खतरे का साइन मानता है, और जब सांस धीमी, गहरी और रिदम में होती है तो वेगस नर्व ज्यादा इफेक्टिवली एक्टिवेट होती है। इससे दिमाग को एक साफ मैसेज मिलने लगता है, अभी इमरजेंसी नहीं है। जैसे जैसे ये सिग्नल रिपीट होता है, गट की मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स होने लगती हैं, ब्लड फ्लो डाइजेशन की तरफ लौटता है और एसिड मूवमेंट का बैलेंस स्टेबलाइज होना शुरू करता है। ये वही डायरेक्शन है जिसमें बॉडी खुद को रिपेयर मोड में एंटर करती है। नर्वस सिस्टम के सेटल होने के बाद दूसरा बड़ा फैक्टर आता है प्रिडिक्टेबिलिटी। गट को सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, उसे सेफ्टी का सेंस भी चाहिए। इरेगुलर मील्स, बार बार स्किपिंग और रूटीन में लगातार बदलाव गट के लिए कंटिन्यूअस स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। इसके उलट रेगुलर टाइम पर खाना शरीर को ये सिग्नल देता है कि एनवायरनमेंट सेफ और प्रिडिक्टेबल है। कई बार ये सिग्नल सप्लीमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। तीसरा फैक्टर है फूड एनवायरनमेंट। फाइबर और प्रोबायोटिक रिच फूड्स माइक्रोबियोम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसका असर ज्यादा तब होता है जब गट पहले से डिफेंसिव मोड में ना हो। अगर सिस्टम लगातार अलर्ट है तो न्यूट्रिशन का फायदा भी लिमिटेड हो जाता है। इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले नर्वस सिस्टम को सेटल करना, फिर रूटीन को प्रिडिक्टेबल बनाना, उसके बाद गट को नरिश करना। जब ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं तो डाइजेशन को लड़ने की जरूरत कम पड़ती है और इम्प्रूवमेंट नेचुरली दिखने लगता है। माइंड और गट के इस कनेक्शन को मॉडर्न साइंस ने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। न्यूरो साइंस और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी दोनों फील्ड्स में इस पर सीरियस रिसर्च हुई है। इसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर इमरान मेयर की बुक द माइंड गट कनेक्शन इस पूरी रिलेशनशिप को एक क्लियर फ्रेमवर्क में समझाती है, जहां गट, ब्रेन और नर्वस सिस्टम अलग अलग यूनिट नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर समस्या का जवाब एक किताब में मिल जाएगा, लेकिन ये समझ जरूर मिलती है कि शरीर का बिहेवियर रैंडम नहीं होता और माइंड और गट के बीच चल रही ये बातचीत तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं होती, बल्कि तुम्हें सेफ रखने के लिए होती है। जब इन सिग्नल्स को दबाने के बजाय समझना शुरू किया जाता है तो शरीर को जोर से रिएक्ट करने की जरूरत कम पड़ती है। इसीलिए न्यूरोसूफी अप्रोच में हीलिंग का मतलब बॉडी को फोर्स करके बदलना नहीं होता,
बल्कि उसके सिग्नल सिस्टम को सुनना और धीरे धीरे उसे सेफ्टी का मैसेज देना होता है। जब शरीर सेफ फील करता है तो क्लैरिटी अपने आप आने लगती है, सोच में, महसूस करने में और रिएक्ट करने में। अगर ये समझ तुम्हें रिलेटेबल लगी तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो बिना वजह अनईजी फील करते हैं और खुद को ही दोष देने लगते हैं, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम कंट्रोल की नहीं, कनेक्शन की होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।